हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। और कल जैसे मैंने आपको एल्केन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, तो जो कल का वीडियो था अगर उसको आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डाल दूंगा और उसको पहले आप लोग देख लेंगे, उसके आगे से ये वीडियो देखना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर एल्केन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो एल्केन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर को जानने के लिए कुछ रूल्स को हमें जानना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं एज अ पेरेंटल चेन। मतलब पहला काम हमको क्या करना है, जो कार्बन का चेन हमारे सामने रखा हुआ है, जो भी कार्बन का चेन हमारे सामने है, अगर उसकी IUPAC नेमिंग करनी है हमको, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो सबसे लंबा चेन हमको दिखेगा, लॉन्गेस्ट चेन जो हमको दिखेगा, सबसे लंबा वाला चेन जो दिखेगा, जो कंटिन्यूअस हो, ऐसे चेन को हम सेलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट चेन। तो वी हैव टू सेलेक्ट longest continuous chain carbon chain continuous carbon chain as a parent chain पेरेंट चेन के रूप में हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जो लॉन्गेस्ट हमारा चेन होगा उसको पेरेंट चेन के रूप में हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। और उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम ध्यान में रखेंगे और उसकी पोजीशनिंग करेंगे। तो सेकंड थिंग हो गया पोजीशनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पोजीशन करते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, उस समय हमको ध्यान में ये रखना है कि उसको लोवेस्ट नंबर मिले। मतलब हम उस सिरे से काउंट करें जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एज इट गेट्स लोवेस्ट नंबर। जैसे देखिए, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, कार्बन का ये लंबा सा चेन हो गया और ये लंबा सा चेन हो गया। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया H3C, यहाँ CH2, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अब हमको इसकी नंबरिंग करनी है, देखना है कि इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, एकदम लोवेस्ट नंबर इसको मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर अगर मान लो हम इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन मिलेगा, और इधर से काउंट करें तो 1 2 थर्ड पोजीशन मिलेगा। तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि इसको लोवेस्ट नंबर हमको देना है। इधर से अगर हम काउंट करते तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन पे इसका आता, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है, ये राइट, ये जो है ये राइट है। क्यों? क्योंकि इधर से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिला है। अब इसकी नेमिंग अगर हम करें तो 7 कार्बन को कंटेन करने वाला लॉन्गेस्ट ग्रुप है, तो 7 को हम हेप्ट कहते हैं, इसमें ANE सफिक्स जोड़ते हैं तो हेक्टेन हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को देखेंगे, तीसरे कार्बन पे है तो उसकी पोजीशन को लिखते हैं 3,
क्या है ये, मेथाइल है, एक एल्काइल ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है। तो 3 मेथाइल, उसके बाद 7 कार्बन मतलब हेप्ट, उसमें ANE जोड़ दिया, 3 मेथाइल हेप्टेन, 3 मेथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। और थर्ड थिंग क्या हम ध्यान में रखेंगे, तीसरी बात को क्या ध्यान में रखेंगे, जब हम नेमिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशनिंग को हम ध्यान में तो रखते ही हैं। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है हमको अपीयर हो रहा है पेरेंट चेन में, तब तो ठीक है, उनको क्रम से हम देखेंगे, जिधर से हमको पॉसिबल लोवेस्ट नंबर मिलेगा उधर से हम काउंट करेंगे और उनकी नेमिंग भी उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर अलग ग्रुप हमको मिल रहा है, डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, दूसरा ग्रुप मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, एक से अधिक ग्रुप मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक से अधिक मिले तो क्या करेंगे। तो इस तरह से मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में एल्केन्स हमको दिखते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन को हटा के चेन में जो ब्रांच निकलता है वो सिर्फ एल्काइल ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं हम एक स्ट्रक्चर है CH3C हो गया, ये यहाँ हमारा C हो गया, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। अब लंबी चेन चाहे इधर से हम देखें चाहे इधर से हम देखें, 3 कार्बन की चेन हमको दिख रही है, ओनली 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस चेन। तो 3 कार्बन की चेन अगर हमें दिख रही है तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी काउंट करेंगे, दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमको मिल रहा है, इधर से भी काउंट करें तो पहला दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मिल रहा है, इधर से भी काउंट करें तो दूसरे पोजीशन पे, तो कहीं से भी हम काउंट कर सकते हैं। ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा। अब हुआ क्या कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हमको उनकी पोजीशन बतानी है, मतलब हम लिखेंगे पहला किस पे है 2 पे और दूसरा किस पे है 2 पे, दोनों के बीच में कामा लगा है तो 2, 2। अब देखो मोनो एक के लिए यूज होता है, मोनो को हम जनरली राइट नहीं करते हैं, जैसे वहां एक इसके पहले के एग्जांपल में एक मेथाइल ग्रुप था, उसमें हमने क्या किया था, हमने किया ये था कि इसको मिथाइल ओनली लिख दिया था, उसकी पोजीशन को लिख के, और आगे जो हमने पेरेंट चेन चुना था उसका नेम राइट कर दिया था। यहाँ पे 2, 2 दोनों के पोजीशन को बता दिया। अब 2 के लिए डाई यूज होता है, डाई मिथाइल और प्रोपेन, ये हो गया हमारा प्रोपेन, मेथ एक प्रो, 3 कार्बन है प्रोपेन। इसी तरह मान लो अगर एक हमारे पास चेन है, ये दूसरे पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक जुड़ गया, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे मान लो कि एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, और इधर ये CH3 से जुड़ा हुआ है, ये H3C यानी CH3 से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा चेन हमको मिल गया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को चुनेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन को जब हम चुनेंगे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, जैसे मान लो इधर से हम काउंट करें तो दूसरे पोजीशन पे मिल रहा है, ध्यान देना बात को, अगर इधर से हम देखें तो दूसरे पोजीशन पे मिल रहा है, इधर से भी हम देखें तो दूसरे पोजीशन पे मिल रहा है, तो हम कहेंगे चाहे इधर से हम काउंट करें, नहीं, यहाँ पे 2 ग्रुप। अब देखो दूसरा पोजीशन प्लस दूसरा पोजीशन प्लस तीसरा पोजीशन अगर हम करते हैं 2, 2, 4, 3, 7 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करें, पहला दूसरे पोजीशन पे और बाकी 2 तीसरे पोजीशन पे, तो 3, 3, 6, 2, 8 होता है। ये सम जो हुआ वो इसका लोवेस्ट मिल रहा है, तो हम इधर से काउंट करेंगे, पहला दूसरा ये तीसरा ये चौथा। तो अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 1, 2, 3, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन है, और कितने जो है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 1, 2, 3, तो लिखेंगे इनका पोजीशन 2, 2, 3। अब ट्राई मेथाइल हो गया, ये ट्राई मेथाइल ब्यूटेन, ट्राई मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका नेम हो गया। तो 2, 2, 3 ट्राई मेथाइल ब्यूटेन, दिस इज द नेम। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा आपके, नॉमेनक्लेचर अगर समझ में आ गया तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ चलें, अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म इन एल्केन।
आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, एल्केन्स के आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो जनरली यहाँ पे हमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है और चेन आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। एल्केन्स में हमको चेन आइसोमर्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ चेन आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, चेन आइसोमर्स इन एल्केन्स, एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। और चेन एज यू नो इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमको चेन आइसोमर देखने को मिलते हैं और इसके लिए हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमारा ब्यूटेन से हम शुरू करते हैं, ब्यूटेन से शुरू करते हैं, यानी कि C4H10 की बात करेंगे। तो एक तो नॉर्मल हो गया हमारा 4 कार्बन की ये लंबी चेन हो गई, ये पहला आइसोमर हमको दिख रहा है, 4 कार्बन की लंबी चेन हो गई, H2 H2 और ये H3। तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन कहेंगे, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, जैसा कि कॉमन नॉमेनक्लेचर पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा। तो एन ब्यूटेन। अब सेकेंड जो है कि इसका आइसोमर हमको देखने को मिलता है, 2 आइसोमर यहाँ देखने को मिलते हैं। अब क्या करें, एक ब्रांच लगा देंगे, कार्बन हो गया, ये दूसरे पे एक ब्रांच लग गया, यहाँ भी एक CH3 लटक गया, यहाँ CH हुआ और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, CH3 सॉरी ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। तो एक आइसोमर ये मिलेगा, यही स्ट्रक्चर हो सकता है, 2 आइसोमर्स हमको मिलेंगे। इसको कहते हैं हम आइसो स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेन ये है हमारा, आइसोब्यूटेन। IUPAC नेम रखें तो 1 2 3 IUPAC नेम इनका चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मेथाइल, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया 2 मेथाइल और प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हुआ, ये IUPAC नेम है हमारा 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन हो गए ये। और कॉमन नेम अगर इनका रखें तो इनको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। तो 2 आइसोमर्स हमको ब्यूटेन में देखने को मिले। अब पेंटेन की बात करते हैं, हायर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो थोड़े से हायर की तरफ अगर हम बढ़ें, इस ब्यूटेन के आइसोमर्स को छोड़ते हैं, अब पेंटेन के आइसोमर्स को देखें, तो पेंटेन के जो आइसोमर्स हैं, पहला आइसोमर हमको पेंटेन का मिलेगा C5H12 का, 5 सीधे सीधे CH3 CH2 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 CH3, ये तो हो गया हमारा क्या, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन हो गया। दूसरा आइसोमर हमको मिलेगा क्या, मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा CH3, यहाँ पे हम CH कर दें। अब आइसो स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं दूसरे पोजीशन पे। आइसो के लिए ध्यान देना, हमेशा दूसरे पोजीशन पर ही जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। आइसो स्ट्रक्चर में हमेशा जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो दूसरे पोजीशन पर ही होगा, दूसरे से अलग हो गया तो उसको हम आइसो स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। अब यहाँ एक ही ये पोजीशन हमको मिल सकता है, एक ही ये पोजीशन हमको मिल सकता है पेंटेन में। एक और पोजीशन हमको मिलेगा नियो वाला, इसको देख लें। अब इधर अगर हम यहाँ लगा देते तो इधर से काउंट करते, फिर बात वही होती है, IUPAC नेम उसका सेम होता है। तो इसके पोजीशन यहाँ कर देते तो इधर से हम काउंट करते, इस चेन को यहाँ कर दिया तभी इसको दूसरा पोजीशन मिलता है, इधर से भी दूसरा पोजीशन मिल रहा है। तो IUPAC नेम इसका कुछ अलग हो जाता है, इसको कहेंगे हम आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और IUPAC नेमिंग करें तो 1 2 3 4, तो IUPAC इसका क्या लिखेंगे, IUPAC जो लिखेंगे वो होगा 2 मेथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। एक और इसका आइसोमर हो सकता है, तीसरा आइसोमर हो सकता है पेंटेन का। तीसरा आइसोमर क्या हुआ, मान लो ये हमारा CH3 हो गया, यहाँ पे जो C है उससे इधर भी, दूसरे वाले C से इधर भी और इधर भी एक ब्रांच जो है ये लटका हुआ है, इधर CH3 हो गया, यहाँ भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेगा आपको C5H12। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ अब हम काउंटिंग करें, इसको कहते हैं हम नियो स्ट्रक्चर, तो इसको कहेंगे नियो पेंटेन। कल के वीडियो से क्लियर है, इसको हम नियो पेंटेन कहेंगे, ये दूसरा पोजीशन। और तीसरा IUPAC अगर इसका लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे,
1 का 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये पेंटेन के हमको 3 चेन आइसोमर्स मिले, 3 चेन आइसोमर्स हमको पेंटेन के मिले। इसी तरह अगर हम हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर्स की बात करें तो हेक्सेन के लगभग 1 2 3 4 5 हमको मिलेंगे आइसोमर्स, 5 आइसोमर्स मिलेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें और आगे चलें हम किसके तरफ, हेप्टेन के 9 मिलेंगे और 9 हेप्टेन्स के, और ऑक्टेन के ठीक डबल हो जाएंगे, 9 2 जा 18 हो जाएंगे। इसी तरह और अधिक चले अगर हम डेकेन तक पहुंच जाएं तो 75 आइसोमर्स डेकेन के होते हैं, 75 आइसोमर्स। हेप्टेन के 9 आइसोमर्स होते हैं हेप्टेन के, 18 होते हैं ऑक्टेन के, और 75 आपको आइसोमर्स मिलेंगे डेकेन के, 75 आइसोमर्स। तो इस तरह से ये रहा कुछ आइसोमेरिज्म की बात पूछ रही किसमें, एल्केन्स में। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 2-3 टॉपिक को आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए तो एल्केन्स बनाने के मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स को जानेंगे। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ, फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइंस। आप जानते हैं कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनसे हम एल्कीन प्राप्त करते हैं हाइड्रोजनेशन करा के। हाइड्रोजनेशन मतलब डाई हाइड्रोजन के साथ एडिशन होता है, डाई हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है, और ये एक कैटालिटिक रिएक्शन है, ये एक कैटालिटिक रिएक्शन है। कैटालिस्ट के रूप में इस रिएक्शन में कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है वो निकिल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। जो टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर वो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच ये रिएक्शन हम परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एल्कीन है, मान लो R हमने लिखा, ये CH3 ले सकते हो आप इसको, या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। इसके साथ एल्कीन क्या होता है, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड से मान लो CH2 हो गया, ये एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। और इसको हम रिएक्ट कराते हैं डाई हाइड्रोजन से, डाई हाइड्रोजन से हम रिएक्ट कराते हैं। और जैसा कि हमने बताया कैटालिस्ट या तो निकिल को लेते हैं, नहीं तो प्लेटिनम को लेते हैं। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट देते हैं, और उसके बाद ये रिएक्शन जो होता है उससे होता क्या है कि दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और इससे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा बनता क्या है, हमारा बनता है RH, यानी कि अब यहाँ होगा क्या, सिंगल बॉन्ड से यहाँ CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ गया, और यहाँ CH3, ये हमारा एल्केन से एल्कीन बन गया, एल्केन से एल्कीन से एल्केन बन गया, सॉरी। तो एल्कीन था, डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन बन गया, सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। जैसे देखो हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप जानते हो ये एथीन है, एथीन है। इसके साथ इसका जो है डाई हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन कराया, निकिल
कैटलिस्ट के रूप में लिया, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया। तो इतना टेम्परेचर देने के बाद ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एथेन में बदल गया। तो इस तरह से हाइड्रोजनेशन होता है। अब एल्काइंस का थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्काइंस जो होते हैं उनका भी हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं, और उनका हाइड्रोजनेशन कराने के बाद भी हमारा क्या होता है, जो है एल्केन्स हमको मिलता है। तो एल्काइंस को देखते हैं, R C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, इसको भी हम निकल के को ले सकते हैं और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, R CH2 CH3, यानी ये हमारा एल्काइन है, और इस एल्काइन से हमारा एल्केन बन गया, एल्काइन से एल्केन बन गया। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। मान लो कि C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, इसके साथ हमने 2H2 को रिएक्ट कराया, निकल हमने कैटालिस्ट के रूप में लिया, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो डाइहाइड्रोजन के हैं वो जुड़ के CH3 यानी कि ये हमारा एसिटिलीन है, या आप कह सकते हो एथाइन है, एथाइन से एथेन में बदल गया। उम्मीद है ये रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे प्रिपेयरिंग मेथड्स को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। इस तरह से भी हम प्रिपेयर करते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। सेकंड मेथड है प्रिपेयरिंग का बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ H2 हम नहीं रख रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन एटम फॉर्म में जब आता है तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जब ये मिलता है तो RH, एक H इस R के साथ जुड़ के एल्केन बनाता है, और एक H जो है ये X के साथ मिल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। तो इस रिएक्शन में जैसे देखो हमने रखा CH3I, क्या है ये, मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल आयोडाइड, और इसका नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो यहाँ CH3 के साथ H जुड़ गया, यानी ये CH4 बन गया, और यहाँ पे HI हाइड्रोजन आयोडाइड निकला। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH4 भी कह सकते हैं, और ये क्या है, मेथेन। मेथाइल आयोडाइड से हमने क्या बनाया, मेथेन बनाया। इसके वजह से ये बना, ये रिएक्शन हुआ नेसेंट हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से। नेसेंट हाइड्रोजन आया, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप में जुड़ के एल्केन में बदल गया, और एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी हैलोजन जुड़ा हुआ था उसको लेके ये किनारे। तो एक तो ये प्रिपेयरिंग मेथड। अगले मेथड की बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले प्रिपेयरिंग मेथड में जो स्पेशल नेमिंग कुछ रिएक्शंस हैं उनका इन डिटेल समझेंगे। प्रिपेयरिंग मेथड में वुड्स रिएक्शन क्या होता है, या फिर आपका जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ रिएक्शंस की बात हम करेंगे जो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं अपने अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। चलिए देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।